नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो वीरता और रक्त से रंगे हुए हैं। आज हम उस तूफानी दौर की बात करेंगे जब भारत का अस्तित्व खतरे में था। यह कहानी एक ऐसे सुल्तान की है जिसे इतिहास निर्दयी कहता है, लेकिन उसने ही भारत को बचाया। अगर वह दीवार बनकर खड़ा नहीं होता तो शायद हमारी सभ्यता का नामो निशान मिट जाता। आज हम अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच हुए उन भयानक युद्धों की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक क्रूर शासक ने अपनी लोहे जैसी इच्छा शक्ति से दुनिया के सबसे बड़े लुटेरों को रोका। इससे पहले कि हम इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही बेहतरीन ऐतिहासिक किस्से आप तक लाने की प्रेरणा देता है। 13वीं सदी का अंत और 14वीं सदी की शुरुआत दुनिया के लिए कयामत का समय था। एशिया के ठंडे रेगिस्तानों से उठी एक आंधी ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया था। हम बात कर रहे हैं मंगोलों की, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने जो तबाही मचाई थी, वह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। चीन की महान दीवार भी उन्हें रोकने में नाकाम रही थी। इस्लामिक दुनिया का केंद्र बगदाद उनके घोड़ों की टापों के नीचे कुचल दिया गया था। ईरान और रूस जैसे विशाल क्षेत्र शमशान बन चुके थे। मंगोलों का हमला कोई साधारण युद्ध नहीं होता था, बल्कि वह टिड्डियों के दल जैसा होता था। वे जिस शहर में घुसते थे, वहां के हर जीवित प्राणी को मौत के घाट उतार देते थे। महिलाओं और बच्चों को भी बख्शा नहीं जाता था और खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए जाते थे। उस समय भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो अपनी धन दौलत के साथ चमक रहा था। भारत की समृद्धि मंगोलों की भूखी नजरों में खटक रही थी। वे सिंधु नदी को पार करके भारत को लूटने और बर्बाद करने के सपने देख रहे थे। दिल्ली के तख्त पर उस समय खिलजी वंश का शासन था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कठोर दिल वाला इंसान था। उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही चाचा का खून बहाया था, लेकिन शायद नियति ने उसे इसी दिन के लिए तैयार किया था। अलाउद्दीन जानता था कि मंगोलों का खतरा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह यह भी जानता था कि मंगोलों को दया या समझौते से नहीं रोका जा सकता। मंगोल केवल तलवार और ताकत की भाषा समझते थे। अलाउद्दीन ने ठान लिया था कि वह सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतेगा, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे समझाया कि पहले अपने घर को सुरक्षित करना जरूरी है। दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे सलाह दी कि मंगोलों का सामना करना पहली प्राथमिकता है। अलाउद्दीन ने इस सलाह को माना और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। उसने समझ लिया था कि मंगोलों से लड़ने के लिए एक विशाल और स्थायी सेना की जरूरत है। उससे पहले के सुल्तान युद्ध के समय ही सैनिकों को इकट्ठा करते थे, लेकिन अलाउद्दीन ने फैसला किया कि उसकी सेना साल के 12 महीने तैयार रहेगी। उसने लाखों सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी और उन्हें हथियार देना शुरू किया। लेकिन इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए खजाने में अपार धन की जरूरत थी। सैनिकों को वेतन देने के लिए अलाउद्दीन ने अर्थशास्त्र के नियमों को ही बदल दिया। उसने सोचा कि अगर चीजों के दाम कम होंगे तो सैनिकों को कम वेतन में भी गुजारा हो जाएगा। यहीं से शुरुआत हुई अलाउद्दीन की मशहूर बाजार नियंत्रण नीति की। उसने दिल्ली के बाजारों में हर सामान की कीमत फिक्स कर दी। अनाज से लेकर कपड़े तक और घोड़ों से लेकर दास दासियों तक सबके दाम तय थे। उसने आदेश दिया कि कोई भी व्यापारी तय दाम से ज्यादा एक भी पैसा नहीं लेगा। यह नियम इतना सख्त था कि इसकी निगरानी के लिए उसने जासूस छोड़ रखे थे। बाजार का हर दुकानदार सुल्तान के खौफ से कांपता था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन छोटे बच्चों को पैसे देकर बाजार भेजता था। वह देखना चाहता था कि क्या दुकानदार बच्चों को ठगने की कोशिश करते हैं। अगर कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसे ऐसी सजा मिलती थी कि रूह कांप जाए। जितना वजन वह कम तौलता था, उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इस डर के कारण दिल्ली में बेईमानी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। महंगाई पर लगाम लग गई और सैनिक कम वेतन में भी खुश रहने लगे। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए भी कई कदम उठाए। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि खराब घोड़े सेना में ना आ सकें। हर सैनिक का हुलिया एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यह सब तैयारियां इसलिए थीं क्योंकि मंगोलों का तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा था। सन 1257 में मंगोलों ने कादिर खान के नेतृत्व में पहला बड़ा हमला किया। वे पंजाब के रास्ते भारत में दाखिल हुए और गांवों को जलाना शुरू किया। अलाउद्दीन ने अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों को उनका सामना करने भेजा। उलूग खान और जफर खान अपनी सेना लेकर मंगोलों पर टूट पड़े। जालंधर के पास एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें मंगोलों को अपनी नानी याद आ गई।
अलाउद्दीन की सेना ने मंगोलों को बुरी तरह हराया और 20,000 मंगोल मारे गए। लेकिन मंगोल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे अपमान का बदला लेने के लिए और भी बड़ी तैयारी के साथ वापस आए। अगली बार सल्दी के नेतृत्व में मंगोलों ने सहवान पर कब्जा कर लिया। जफर खान ने बिजली की तेजी से हमला किया और सहवान को वापस जीत लिया। उसने हजारों मंगोलों को बंदी बनाया और उन्हें जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया। दिल्ली में मंगोलों के साथ जो हुआ वह बहुत ही भयानक था। हाथियों के पैरों तले कुचलवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन मंगोलों का सबसे खतरनाक हमला होना अभी बाकी था। सन 1299 में कुतलुक ख्वाजा एक विशाल सेना लेकर भारत आया। इस बार मंगोलों का मकसद लूटपाट करना नहीं बल्कि दिल्ली पर कब्जा करना था। उन्होंने रास्ते में किसी को नहीं लूटा और सीधे दिल्ली की तरफ बढ़े। मंगोलों की यह रणनीति देखकर दिल्ली के लोग दहशत में आ गए। दिल्ली की गलियों में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। सारे लोग दिल्ली के किले में शरण लेने के लिए उमड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मस्जिदों और बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी। अलाउद्दीन के सलाहकारों ने उसे कहा कि मंगोलों की सेना बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें किले का दरवाजा बंद करके अंदर छिप जाना चाहिए। युद्ध करना आत्महत्या करने जैसा होगा, क्योंकि मंगोल बहुत खूंखार हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जवाब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उसने कहा कि मैं भारत का सुल्तान हूं और मैं कायरों की तरह नहीं छिप सकता। उसने कहा कि अगर मैं आज पीछे हटा तो आने वाली पीढ़ियां मेरे नाम पर थूकेंगी। उसने कसम खाई कि वह खुले मैदान में मंगोलों का सामना करेगा। अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर किली के मैदान में आ डटा। यह युद्ध भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। एक तरफ मंगोलों की आंधी थी और दूसरी तरफ अलाउद्दीन की दीवार। इस युद्ध में अलाउद्दीन के सेनापति जफर खान ने वीरता की नई मिसाल कायम की। जफर खान मंगोलों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। वह मंगोलों की सेना को चीरता हुआ उनके बीच घुस गया। मंगोल जफर खान की बहादुरी देखकर हक्के बक्के रह गए थे। जफर खान के पास सेना कम थी, लेकिन उसका हौसला आसमान से ऊंचा था। मंगोलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और तीरों की बारिश कर दी। जफर खान लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन उसने मंगोलों की कमर तोड़ दी थी। मंगोलों के सेनापति ने कहा कि मैंने ऐसा बहादुर योद्धा आज तक नहीं देखा। जफर खान की मौत के बावजूद मंगोलों में इतना खौफ बैठ गया कि वे भाग खड़े हुए। वे रात के अंधेरे में चुपचाप मैदान छोड़कर अपने देश वापस चले गए। दिल्ली एक बार फिर बच गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अलाउद्दीन समझ गया था कि मंगोल बार बार आएंगे। उसने अपनी रक्षा तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया। उसने दिल्ली के चारों तरफ नई दीवारें बनवाईं और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। उसने सीरी के किले का निर्माण शुरू किया, जो उसका नया सैन्य मुख्यालय बना। सीरी का किला आज भी दिल्ली में अलाउद्दीन की ताकत की गवाही देता है। उसने सीमा पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी। गाजी मलिक, जिसे हम ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसे सीमा रक्षक बनाया गया। गाजी मलिक मंगोलों के लिए साक्षात यमराज बन गया था। जब भी मंगोल सीमा पार करने की कोशिश करते, गाजी मलिक उन्हें काट डालता। अलाउद्दीन ने अब एक नई नीति अपनाई, जिसे लोह और रक्त की नीति कहते हैं। उसने तय किया कि अब मंगोलों के साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा। सन 1303 में मंगोलों ने फिर से दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की। उस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ के अभियान में व्यस्त था। मंगोलों ने सोचा कि यह सही मौका है और उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। 2 महीने तक मंगोलों ने दिल्ली का घेराव किया रखा। अलाउद्दीन चित्तौड़ से वापस आया, लेकिन उसकी सेना थकी हुई थी। उसने सीरी के किले में शरण ली और धैर्य से काम लिया। मंगोलों को लगा कि वे दिल्ली को भूखा प्यासा मारकर जीत लेंगे, लेकिन अलाउद्दीन ने अपनी सेना को बिखरने नहीं दिया। आखिरकार मंगोलों का धैर्य जवाब दे गया और वे खाली हाथ वापस लौट गए। इस घटना के बाद अलाउद्दीन ने अपनी सेना को और भी ज्यादा विशाल कर दिया। सन 1305 में मंगोलों ने अली बेग और तारताक के नेतृत्व में हमला किया। इस बार वे दिल्ली को छोड़कर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ गए। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को उनका पीछा करने भेजा। अमरोहा के पास एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया। मलिक काफूर ने मंगोलों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में मंगोलों की ऐसी हार हुई जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। अली बेग और तारताक को जिंदा पकड़ लिया गया और दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने एक बहुत ही क्रूर आदेश दिया। उसने पकड़े गए हजारों मंगोल सैनिकों के सिर कटवा दिए। उन सिरों को दिल्ली के सीरी किले की दीवारों में चुनवा दिया गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मंगोलों के दिल में हमेशा के लिए डर बैठ जाए। आज भी दिल्ली में चोर मीनार के अवशेष उस भयानक मंजर की याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि उस मीनार में कटे हुए सिरों को प्रदर्शित किया जाता था।
यह अलाउद्दीन का तरीका था अपने दुश्मनों को चेतावनी देने का। इसके बाद 1306 में मंगोलों ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश की। इकबाल मंद नाम का मंगोल सेनापति एक विशाल सेना लेकर रावी नदी तक आ गया। लेकिन इस बार भारत तैयार था और अलाउद्दीन की सेना इंतजार कर रही थी। गाजी मलिक ने मंगोलों का रास्ता रोका और उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। रावी नदी के तट पर मंगोलों की लाशें बिछ गईं। उस युद्ध में मंगोलों का इतना खून बहा कि नदी का पानी लाल हो गया था। हजारों मंगोल सैनिक युद्ध के मैदान में मारे गए। जो बचे थे उन्हें जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। उन्हें हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। इस हार ने मंगोलों की कमर पूरी तरह तोड़ दी थी। इसके बाद मंगोलों की हिम्मत नहीं हुई कि वे भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखें। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के अजेय होने का भ्रम तोड़ दिया था। पूरी दुनिया मंगोलों से डरती थी, लेकिन मंगोल अलाउद्दीन से डरने लगे थे। इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन ने भारत को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया। अगर वह उस समय कमजोर पड़ जाता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हमारी प्राचीन धरोहरें और मंदिर वैसे ही नष्ट हो जाते जैसे नालंदा हुआ था। अलाउद्दीन ने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि अंदरूनी विद्रोहों को भी कुचला। वह अपने जासूसों के जरिए राज्य की हर खबर रखता था। उसने अमीरों और सरदारों की दावतों पर रोक लगा दी थी। उसका मानना था कि जब अमीर मिलते हैं तो षड्यंत्र रचते हैं। उसने शराब और नशे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। अलाउद्दीन खुद अनपढ़ था, लेकिन वह विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। मशहूर कवि अमीर खुसरो उसी के दरबार की शान थे। अलाउद्दीन ने स्थापत्य कला में भी बहुत योगदान दिया। उसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनवाया, जो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। उसका सपना था कि वह कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाए। उसने अलाई मीनार का निर्माण शुरू भी करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मौत के कारण वह काम अधूरा रह गया। आज भी वह अधूरी मीनार उसकी महत्वाकांक्षा की कहानी कहती है। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय का भी सपना देखा था। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के राज्यों को हराकर अपार संपत्ति लूटी। देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र के राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की। कोहिनूर हीरा भी इसी दौरान वारंगल से दिल्ली आया था। यह अलाउद्दीन की शक्ति का चरम उत्कर्ष था। पूरे हिंदुस्तान में उसका सिक्का चलता था और कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन सत्ता और शक्ति का नशा इंसान को अंधा कर देता है। अलाउद्दीन अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला हो गया था। जिस मलिक काफूर पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे कैद कर लिया। अलाउद्दीन एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया था और दर्द से तड़पता रहता था। उसके अपने बच्चे और बीवी उससे दूर हो गए थे। उसने अपने जीवन में इतना खून बहाया था कि शायद उसे शांति नहीं मिल रही थी। सन 1316 में इस महान और क्रूर सुल्तान की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मलिक काफूर ने ही उसे जहर देकर मार डाला। उसकी मौत के साथ ही खिलजी वंश का पतन शुरू हो गया। लेकिन उसने जो ढांचा तैयार किया था, उसका फायदा आने वाले शासकों को मिला। तुगलक वंश के शासकों ने भी उसकी सैन्य नीतियों का पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र इतिहास में बहुत विवादास्पद रहा है। कुछ लोग उसे एक टायरेंट या तानाशाह मानते हैं जिसने जनता पर जुल्म किए। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और कड़े कानून बनाए। लेकिन कुछ लोग उसे एक महान शासक मानते हैं जिसने देश की रक्षा की। सच्चाई यह है कि वह अपने समय की उपज था। उस दौर में तलवार के जोर पर ही शासन किया जा सकता था। अगर वह नरम दिल होता तो मंगोल उसे और उसकी प्रजा को कच्चा चबा जाते। कभी कभी कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी भारत के इतिहास का वह कांटा था जिसने मंगोलों को रोका। उसने साबित किया कि भारतीय सेना दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा सकती है। उसने मंगोलों की उस छवि को तोड़ा कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। आज जब हम सुरक्षित भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें उस इतिहास को याद रखना चाहिए। हमें उन लाखों सैनिकों के बलिदान को याद रखना चाहिए जो सीमाओं पर लड़े। वे सैनिक जो अपने घर परिवार को छोड़कर देश के लिए शहीद हो गए। जफर खान जैसे वीर योद्धाओं की कहानियां हमें गर्व से भर देती हैं। अलाउद्दीन की बाजार नीति आज भी अर्थशास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय है। कैसे एक राजा ने पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए तैयार कर दिया, यह अद्भुत है। उसने जमाखोरी और कालाबाजारी को जड़ से खत्म कर दिया था। आज के दौर में भी हम उसकी प्रशासनिक कुशलता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसने दिखा दिया कि अगर राजा का इरादा पक्का हो तो कुछ भी संभव है। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। जब अपने ही सलाहकार उसे छिपने को कह रहे थे, तब उसने लड़ने का फैसला किया। यह एक नेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। निर्णय लेने की क्षमता ही राजा को महान बनाती है। अलाउद्दीन के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अति सर्वत्र वर्जियेत।
अत्यधिक शक्ति और क्रूरता अंत में विनाश का कारण बनती है। उसने अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शा, इसलिए अंत में कोई उसके साथ नहीं था। इतिहास हमें अच्छाई और बुराई दोनों सिखाता है। हमें अलाउद्दीन की वीरता को अपनाना चाहिए और उसकी क्रूरता से सबक लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। जब देश सुरक्षित होगा, तभी संस्कृति और समाज सुरक्षित रहेगा। अलाउद्दीन ने अपनी तलवार से भारत की सीमाओं पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। मंगोलों ने उस रेखा को पार करने की कोशिश की और जलकर खाक हो गए। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के संघर्ष की है। उस समय के लोगों ने जो कष्ट सहे और जो संघर्ष किया, वह अतुलनीय है। हमें उन गुमनाम नायकों को भी नमन करना चाहिए जिनका नाम इतिहास में नहीं है। वे लोहार जिन्होंने तलवारें बनाई, वे किसान जिन्होंने अनाज उगाया, वे सब इस महायुद्ध का हिस्सा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सबको एक सूत्र में पिरोया और एक उद्देश्य दिया। वह उद्देश्य था मंगोलों के विनाश का और भारत की रक्षा का। आज सीरी फोर्ट की टूटी हुई दीवारें उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। हौज खास का तालाब, जिसे अलाउद्दीन ने खुदवाया था, आज भी मौजूद है। ये निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि एक समय यहाँ एक ऐसा सुल्तान रहता था, एक ऐसा सुल्तान जिसकी हुंकार से मंगोल भी कांपते थे। इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन का नाम हमेशा अमर रहेगा, चाहे उसे नायक माना जाए या खलनायक, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। उसका प्रभाव भारतीय राजनीति और संस्कृति पर गहरा पड़ा। उसने उत्तर और दक्षिण भारत को राजनीतिक रूप से एक किया। उसने फारसी और भारतीय संस्कृति के मिलन को बढ़ावा दिया। अमीर खुसरो की शायरी और संगीत उसी के द्वार में परवान चढ़ा। सितार और तबले का आविष्कार भी उसी द्वार से जुड़ा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस रक्षक की जो लोहे का बना था। हमने देखा कि कैसे एक सुल्तान ने अपनी जिद से इतिहास का रुख मोड़ दिया। हमने जाना कि सुरक्षा की कीमत कितनी बड़ी होती है। उम्मीद है कि आपको आज का यह गहरा ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि आपको उस दौर की हर छोटी बड़ी घटना से रूबरू कराएं। हम चाहते हैं कि आप इतिहास को केवल तारीखों में न देखें, बल्कि उसे महसूस करें। उस समय के खौफ को, उस समय के जोश को और उस समय के जज्बे को समझें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि की है, तो हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आया। आपके लाइक से यह वीडियो और भी इतिहास प्रेमियों तक पहुंचेगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अनसुने और रोमांचक किस्से लाते रहेंगे। इतिहास का खजाना अभी खाली नहीं हुआ है, बहुत सी कहानियां बाकी हैं। आप कमेंट तो नहीं कर सकते, पर मन में सोचिए कि अगला किस्सा कौन सा होना चाहिए। आज के इस सफर को हम यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दास्तान और एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। इतिहास पढ़ते रहें और अपने पूर्वजों पर गर्व करते रहें। धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद।